मेरे रिलेटिव बोले कि कहाँ अभी गोईठा में घी सुखा रही है पूरा दिन, अभी गोईठा में क्यों? कहाँ अभी गोईठा में घी सुखा रही हैं। अर्जुन जैसन पता नहीं कितने लोग आईटी का एग्ज़ाम देता होता कुछ नहीं है। काउंसलिंग फ़ी 16,000 रुपया जमा करना था। 16,000 रुपये को जमा करने के लिए पता नहीं माँ को पिताजी को कहाँ से अरेंजमेंट करने पड़े। उन पैसों को अरेंजमेंट करके हमने काउंसलिंग कराया था और गलती से मुझे कंप्यूटर साइंस से लॉट हो गया। जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे थे उस कॉलेज से मैंने बड़ा धंधा करना सीखा और सबसे पहला मैंने पता किया कि मेरे कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। जो तुम काम करते हो ना बेटा, है काउंसलिंग वाले उसको दलाली बोलते हैं। अच्छा, हाँ दलाली बोलते हैं। महीने 2 महीने तक मैं काठमांडू में छुप के रहा क्योंकि मेरे फाइनेंशियल में टूट चुका था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब मुझे करना क्या है। मैंने बोला कि माई के नाम को हम लेके चलते हैं और फिर मैंने नाम बनाया शांति लाल से। अच्छा, और मैं सफ़र चालू हुआ। पूरे कैरियर अभी तक के सफ़र में मैंने ये फील किया कि धंधे के लिए वाकई पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। हम बोले कि एक काम करो ना, चलो हम बताते हैं पैसा कहाँ से आएगा। हम लोग गए, आरती के थाली में जो पूजा का आरती होता है ना, उस आरती के थाली में 1 रुपया रखे और 2 रुपया निकाल लिए। अच्छा, ठीक है। ऐसे कर करके हम 5 पंडाल में गए। हम लोग 6 रुपया का चोरी कर लिए। कभी ये मत सोचो कि पैसा नहीं है तो कैसे नहीं। अरे पैसा पहले सोचोगे तब ना पैसा आएगा। पैसा का जरूरत तो आपके सोच के बाद है। बिल्कुल। जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा होगा तो ये करेंगे, वो कभी जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कि एकेडमिक में इतना स्ट्रांग था कि जब मैं 8th क्लास में था तो 9th का मैथ सॉल्व करता था, 9th में थे तो 10th का, 10th में थे तो 11th का, और 11th में थे तो 12th का सॉल्व करते थे। 10th क्लास की ऐसी स्टोरी है कि मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे कि तुम पागल हो जाओगे और तुम्हारा नंबर कुछ नहीं आएगा क्योंकि तुम इतना शॉर्टकट मार रहे हो, और बोर्ड के एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलता था। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी जो निश्चित तौर पर आपको अपने संघर्ष के दिनों को याद दिला देगी। एक ऐसे युवा की कहानी जिसने अपने बचपन में तमाम गरीबी का सामना करते हुए उन हालातों का सामना किया जिसे आमतौर पर लोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो बचपन में घर पे सब्जी बेचने से लेकर छोटी छोटी दुकानों में जाकर सामान बेचने से लेकर चाय बेचने जैसे बिजनेस के साथ साथ छात्रों के लिए खाना उपलब्ध कराने जैसे व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए अपनी बीच में इंजीनियरिंग छोड़ने के साथ साथ एक ऐसे मुकाम को हासिल कर लिया जो आमतौर पर आज के लोग नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांतिलाल, एक ऐसा ब्रांड जो रेस्टोरेंट के नाम में आज बिहार में अपनी एक नई पहचान बना चुकी है, जिसके अब तक कम से कम 6 से ज्यादा आउटलेट फ्रेंचाइजी खुल चुके हैं। और अभी के समय में बिहार का ये ब्रांड अब धीरे धीरे बिहार से निकलकर दूसरे राज्यों में अग्रसर हो रहा है और दूसरे बड़े कॉर्पोरेट मेट्रो सिटी में भी अपना एक अलग पहचान बनाने को अग्रसर है। तो चलिए बिना देर किए हुए शांतिलाल के फाउंडर श्री अर्जुन कुमार जी से मिलते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में इन संघर्षों का सामना करने के साथ साथ इतनी बड़ी सफलता हासिल की। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर, आज मुझे इस इंटरव्यू में बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी बातों को इस चैनल के थ्रू, आपकी story.com के थ्रू आप सबों के बीच बता सकूं। सबसे पहले अर्जुन जी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपका इंट्रोडक्शन किया और मुझे पता है कि आप बहुत ही संघर्षों का सामना करके आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके बचपन की जो स्कूलिंग पढ़ाई हुई वो कहाँ से हुई? मेरा जो बचपन बिहार का एक ज़िला छपरा है और एक छोटा सा गांव है खलपुरा, वहाँ से मेरा जन्म स्थल है। मैंने अपना प्रारंभिक जो शिक्षा है उसे गांव से प्रारंभ किया। उस स्कूल का नाम इंदिरा गांधी बाल विकास विद्यालय है। वो मैंने वहाँ पे नर्सरी से लेके 5th तक की पढ़ाई करा, जिस समय 30 रुपये की फ़ी हुआ करता था। फिर जब मैं 5th क्लास में था तब से हम लोगों ने धंधा के बारे में सोचना चालू किया था, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में ग्रुप डी में थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, तो अपनी चीज़ों को, अपने एजुकेशन को अच्छे से प्रॉपर चलाने के लिए घर को थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए, इसलिए मैंने हमारी खेती बाड़ी होती थी जिसमें हम लोग नेनुआ, आलू, फिर हमारा बगीचे से आम तोड़ के सब चीज़ को लेके गांव का एक छोटा सा मंडी था, वहाँ पे वो होता है ना, वो बोरा बिछा के और हम बेचते थे साइकिल से लेकर मार्केट में जाकर। जी, मार्केट में लेकर साइकिल से
बेचते थे, फिर वहाँ से आते थे। घर से पैसे मिलते नहीं थे तो उस समय 20 पैसा में ना लाई मिलता था। उस लाई को हम खाते थे, अंधेरी रात होती थी जब लाइट भी नहीं हुआ करता था, दिया बत्ती जो चलता था उसी से अपना काम चल रहा था। तो मैं लगभग 3rd या 4th क्लास में था, तब से मैं अपने घर पे जो उपज होता था उसको मार्केट में ले जाके बेचता था। और इससे घर की हालात इससे घर के हालात में थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता था, क्योंकि पिताजी जब ग्रुप टी में थे तो मुझे याद है कि उस समय उनको 3200 रुपये की सैलरी मिलते थे। हम लोग पूरे परिवार में 3 बहनें और 2 भाई, ठीक है। इसी सैलरी से हमारे पूरे घर का परवरिश करना था। मैं इकलौता अपने परिवार में लड़का था जो कि एजुकेशन में था, बाकी सभी लोग कम पढ़े लिखे थे। बट मेरा इंटरेस्ट था कि मैं अच्छा करूं, पढ़ाई में अच्छा रुझान था। पूरी फैमिलीज़ मुझे इस बात के लिए रोकता था कि तुम पढ़ो नहीं तो कम पढ़ो नहीं तो पागल हो जाओगे। अच्छा, मतलब इसलिए रोका जाता था कि कम हाँ, पढ़ो नहीं तो पागल। मतलब वो मेरा गांव, मेरा समाज सब देखता था कि जब देखते थे तो मैं पढ़ते ही रहता था। मेरा डेली रूटीन था कि रात के 11 बजे तक पढ़ना, फिर सुबह में 3 बजे उठ के फिर से पढ़ाई करना चालू करा। जब 5th क्लास का एजुकेशन मेरा कंप्लीट हुआ तो हुआ कि भाई थोड़ा अच्छा एजुकेशन के लिए मैं छपरा में गया, जो मेरे घर से अप्रॉक्स 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहाँ पे एक विद्या विकास शिशु विद्यालय करके स्कूल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं 1 साल कैसे कैसे काटा स्कूल में। उसके बाद मैं जब 7th क्लास में गया, मैं पूरा सिस्टम वहाँ का समझा कि कैसे मेरे को पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद मैं ना 7th क्लास में अपने स्कूल में 3rd रैंक लाया। अच्छा, 3rd रैंक लाने के बाद फिर मैं 7th के बाद 8 और बहुत सारी चीज़ें मैं करते गया। उस दौरान आपने कुछ गांव में छोटे छोटे दुकान आपने मतलब कुछ सामानों को ले जाए, जब स्कूल आया करते थे तो शायद सामान, उसके बारे में जरा बताइए। वो तो बहुत ही अद्भुत स्टोरी है। गांव में जब हम रहते थे तो हम लोगों को पैसे नहीं मिलते थे घर से। माँ बोलती थी कि जौन ज़रूरत बाटे हम पूरा करते बनी तो तारा पैसा के का ज़रूरत बा, ठीक है। लेकिन ना व्यापार में बड़ा रुचि था। मेरे को याद है कि जब हम गांव में रहते थे तो एक छोटी सी दुकान गांव में थी, तो उनसे ना मैं 1 रुपया नहीं 20 पैसा में 20 पकौड़ी मिलता था। अच्छा, छोटी छोटी पकौड़ियाँ, ठीक है, 20 पकौड़ी मिलता था। मैं उसे लाके और फिर उसको पाउच में पैकिंग करते थे और 16 पकौड़ी उसमें डालते थे और 4 पकौड़ी का मेरा मुनाफा होता था। मतलब 20 पकौड़ी खरीदते थे, हाँ, और 16 पकौड़ी मैं पैक मार्केट कर में देते बेचता थे। था। हाँ। इस तरीके से मैंने धंधा सीखा। उसके बाद उम्र क्या थी उस समय? उस समय मैं 5th या 6th में 4th या 5th क्लास में था। फिर मैं जैसे ही मेरा शहर में एडमिशन हुआ तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ से पार्ले जी बिस्किट, टाइगर बिस्किट, चॉकलेट्स, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सामान ना खरीद के लाते थे और अपने गांव के दुकान चौकी लगा के और डब्बे में भर भर के मैं बेचता था। ओह, ठीक है, ये काम मैं करते गया 7th क्लास में गया, 8 क्लास तक गया और पढ़ाई की भी जो लत थी मुझे वो मैं कंटिन्यू करते रहा। गांव वाले बोलने लगे कि जिस लड़के ने पैसा देख लिया वो पढ़ाई में रुचि उसका नहीं लगेगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। मैंने बोला कि सभी लोग हमको बोलने लगे तो मैंने बोला कि ठीक है माँ, जैसी आप लोग की मर्जी। फिर मैं 8 क्लास में गया। 8 क्लास में जाने के बाद उस समय 8 बोर्ड हुआ करता था। उस समय 8 बोर्ड मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर मैं अपने क्लास में टॉप करा। आई थिंक मेरा 76% आया। मतलब ये सब कुछ करते हुए ये सब करते हुए उस समय जब मैं 8 क्लास में था तो मेरे घर पे पढ़ने की अच्छी अरेंजमेंट्स नहीं थी। मुझे याद है कि मैं छत पे लालटेन जलाता था और लालटेन के ऊपर में वो पेपर लगा देता था जिससे आँख पे ना कम प्रेशर पड़े और मैं खूब पढ़ता था, रगड़ के पढ़ता था। ऐसे करते गए। फिर अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव में हमारा आम का पेड़ हुआ करता था। आम के पेड़ के नीचे वो क्या बोलते, तार का पत्ता होता है, लंबा चौड़ा अच्छा, पत्ता नीचे होता है, बिछा करके। उसको बिछा के एकदम चिल, कितनी भी गर्मी हम आराम से आम का देख रेख भी करते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। ये काम चलते गया। 8 क्लास के एजुकेशन मेरा कंप्लीट हुआ छपरा शहर में। फिर मैं 8 क्लास में ही जब था तो चाइल्ड साइंस नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता है हर साल। मुझे याद है कि उस समय 14th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस था
और उस समय कंजर्वेशन ऑफ वाटर एक प्रोजेक्ट था जिसको करना था। उसमें मेरा स्कूल भी पार्टिसिपेट किया और मैं उस समय स्कूल में टीम लीडर था। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली 8th क्लास के 14th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं वापस आया। वापस आने के बाद फिर से मैं 9th क्लास में गया। 9th क्लास में जाने के बाद मेरे को फिर से मौका मिला 15th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने का। मैं पार्टिसिपेट किया और उस समय था इन्वेंशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, कि जो हमारे आसपास में पौधे दिखते हैं उन पौधों का क्या यूज है, वो मेडिसिन में कैसे यूज होते हैं, वो प्रोजेक्ट मेरे को करना था। मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया और मैं 9th क्लास में था, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंप्लीट किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल कंप्लीट होने के बाद स्टेट लेवल का जो प्रोजेक्ट था वो मेरे को गया में जाना था। गया में हादी आसमी हाई स्कूल करके एक स्कूल था जहाँ पे मेरे को जाने का मौका मिला। मैं जीवन में पहली बार पटना आया जब 9th क्लास में थे। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे पौधों को लेकर पता नहीं मैं कितनी सारे ग्रंथ पढ़ लिया उसी दौरान कि पीपल के पत्ते का क्या काम है, ये तुलसी का पत्ता उसका क्या यूज है, दूबी जो होता है उसका क्या यूज है, बहुत सारा आयुर्वेद मेडिसिनल बेनिफिट क्या, हाँ मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या होता है, मैंने उस बहुत पढ़ा। बहुत सारे बुक्स मेरे को स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किए गए और मैं तैयारी करके स्टेट लेवल पे गया। जब मैं स्टेट लेवल पे गया में तो वहाँ पे बिहार के हर जिले से बच्चे आए हुए थे। अच्छा। और मैं सबसे कमज़ोर फैमिली से सबसे वीक फील कर रहा था। जब मैं स्टेट लेवल का प्रेजेंटेशन दिया, स्टेट लेवल के प्रेजेंटेशन के बाद मेरे को लगा कि यार यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे घर आने से बच्चे आए हुए हैं, एक से एक बच्चे होंगे तो मेरा तो सिलेक्शन होना नहीं है। हम आराम से अपना बैठे हुए थे, एंकरिंग कर रहे थे। एंकर का बोलना था कि जो भी बच्चे स्टेट लेवल में सिलेक्शन होगा फिर वो बच्चे नेशनल लेवल के लिए जाएंगे, और नेशनल लेवल जो था सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में था। अच्छा। और उसमें जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम जी थे। मैं तो उनके अंदर सोच रहा था काश मेरे को भी ये मौका मिलता, बट मैं टोटली मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा था कि मेरा भी सिलेक्शन होगा। मैं ऐसे गुमशुदा बैठा हुआ था। तभी एंकर की तरफ से आवाज़ आया कि जो नेशनल लेवल पे जाने वाले बच्चे हैं उस नेशनल लेवल वाले बच्चों के लिस्ट इस तरीके से, और उस लिस्ट में मेरा भी नाम आया। मैं बिल्कुल सुन रह गया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर मैं नेशनल लेवल के लिए 9th क्लास में नेशनल लेवल के लिए हम सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के 5 डेज़ का प्रोग्राम था। APJ अब्दुल कलाम आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट, और पूरे देश के जितने भी बड़े साइंटिस्ट थे सभी लोग आए थे। सारा अरेंजमेंट्स जो था बिहार सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से था, वो हमने करा। फिर हुआ कि मेरा 10th 2008 में कंप्लीट हुआ। 10th की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद चूँकि मेरे घर में कोई था नहीं बताने वाले, समझाने वाले, मेरे को भी आसपास के लोगों से ये मेरे को सुनता था कि एयरफोर्स में जाने से ये होता है, नेवी में जाने से ये होता है, मिलिट्री में जाने से ये होता है। तो चूँकि मैं जो सुनता था, जो देखता, तो मेरे खून में भी वही घुस रहा था। बट जब मैं 10th क्लास में था, मैं आप लोग को ये बता दूं कि एकेडमिक में इतना स्ट्रांग था कि जब मैं 8th क्लास में था तो 9th का मैथ सॉल्व करता था, 9th में थे तो 10th का, 10th में थे तो 11th का, और 11th में थे तो 12th का सॉल्व करते थे। 10th क्लास की एक ऐसी स्टोरी है कि मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे कि तुम पागल हो जाओगे और तुम्हारा नंबर कुछ नहीं आएगा क्योंकि तुम इतना शॉर्टकट मार रहे हो, और बोर्ड के एग्जाम्स में शॉर्टकट नहीं चलता था। और चूँकि मैं जब भी गांव में जाता था तो सभी लोग बोलते थे कि अरे यार मिलिट्री एयरफोर्स के निकालने के लिए सगीर अहमद बना लो, RS अग्रवाल बना लो, और मेरे दिमाग में घुसा हुआ था कि मुझे भी तो यही करना है, तो हम पहले ही बनाऊँ ना कि ख़त्म करते। मतलब ये बुक्स अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारी तो मैंने सगीर अहमद, RS अग्रवाल सब